अब तक आपने पढ़ा कि मार्था के बार बार कहने पर नताशा देवांश को बहुत सारे मैसेज करती है, मगर देवांश किसी का जवाब नहीं देता। अब आगे, अनामिका को हमेशा से लगता था कि उस रात अस्पताल में जो आग लगी थी, वह अपने आप नहीं लगी थी। अचानक से बारिश वाली रात में इतनी बड़ी आग लग गई कि सब कुछ राख हो गया। हमेशा इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने वह आग जानबूझकर लगाई थी। आदेश बोला, बोस, अगर मुझे सचमुच पता चला ना कि किसी ने जानबूझकर वो आग लगाई थी और उसकी वजह से आपको मेहता परिवार में इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जब अनामिका ने के देखा कि ऑलमोस्ट उसके जाने का टाइम हो गया है और श्रेया लगभग उनकी भी डिसाइड की हुई जगह पर पहुंच गई होगी, तो उसने कॉल कट के नीचे जाते हुए कहा, मोम, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सीता जी पूछना चाहती थी कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने जा रही है, मगर उन्हें डर था कि वह उसे डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं महेश को कहूँ तुम्हें ड्राइव करने के लिए। तभी नताशा बोली, मोम, मैं अभी अभी महेश अंकल के साथ कहीं जा रही थी अपने एक दोस्त से मिलने। ये सुनकर सीता जी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह बोली, क्या डेविड तुम्हें नहीं ले जा सकता? डेविड अंकल तो यहाँ इस टाइम पर हमेशा ही सोते रहते हैं। अगर हमने अभी उन्हें जगाया तो बहुत अच्छे हालात में नहीं रहेंगे और इस तरह आधे नींद वाली हालत में ड्राइविंग करना सेफ नहीं है। नताशा बोली और फिर समझने का नाटक करते हुए अनामिका को देखकर बोली, अनु, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके उसके साथ मिलना कैंसिल कर दे सकती हूँ। उसके बाद महेश अंकल तुम्हें ले जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं कार चला सकती हूँ। लेकिन तभी अनामिका को याद आया कि जिस दिन उसे लेने के लिए महेश अंकल आए थे तो वह रोल्स रॉयस बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए उसने पूछा, क्या और कोई गाड़ी है घर में? सीता जी ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, पहले ड्राइवर अंकल के साथ गैरेज में जाओ और जो चाहिए वह तुम ड्राइविंग के लिए चूज कर सकती हो। कोई भी एक। अनामिका सरप्राइज हो गई। सीताजी ने इंटरकॉम से डायरेक्टर महेश अंकल को कनेक्ट किया और कहा, महेश यहाँ आओ और अनु को गैरेज में लेकर जाओ। वह गैरेज लगभग 2 फ्लोर्स में था और वहां पर बहुत तरह की लिमिटेड एडिशंस गाड़ियां रखी हुई थी, अलग अलग कलर्स में। मेरे परिवार करता क्या है? अपने सामने इतनी सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखकर अनामिका शॉक हो गई और आखिर में उसने पूछ लिया, मिस अनामिका, क्या आपको नहीं पता? महेश अंकल सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा था कि श्रवण जी को सब पहचानते हैं क्योंकि वह इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। आफ्टर ऑल, कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जानता होगा? वह बोले, बोस इंडिया के सबसे अमीर इंसान है और लगातार 12 सालों से वह नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। लेकिन जब पिछले साल बोस रिटायर हो गए तो यंग मास्टर ने ग्रुप टेक ओवर कर लिया और वह इंडिया का सबसे अमीर इंसान बन गए। भले ही नाम किसी का भी हो, लेकिन सब ओबरॉय परिवार का हिस्सा थे। अनामिका समझ गई। मदन ने और मीना ने पहले कहा था कि उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते, लेकिन उसका कारण यह था। थोड़ी देर बाद एक फ्लैशी स्पोर्ट्स कार ओबरॉय मेंशन से निकली और मेनन रोड पर दौड़ने लगे। अनामिका ने सबसे सस्ती की गाड़ी चूज की थी, मगर वह भी करोड़ों की थी, अट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। अनामिका ने उस कार को एक नजदीक के ही अंडरग्राउंड गराज में पार्क कर दिया, जहां श्रेया उसका कुछ देर से इंतजार कर रही थी। जब अनामिका उसे गाड़ी से उतरी तो श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अनामिका के लिए लग्जरियस कार की तरफ कुछ सेकंड देखने के बाद क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या ये तुम्हारी फैमिली की गाड़ी है? भले ही श्रेया जानती थी कि अनामिका इस वक्त मुंबई के मालाबार हिल वाले एरिया में रह रही है, जहां काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ये गाड़ी कोई मामूली अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रेया ने शौक होते हुए पूछा, तुम्हारी बायोलॉजिकल फादर की फैमिली कौन सी है? ओबरॉय फैमिली। श्रवण ओबरॉय। श्रेया की हैरानी से बड़ी हो गई। तुम उन्हें जानती हो? कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जान सकता? अनु, तुम बहुत लकी हो, श्रेया ने एक्साइटेड होकर कहा। एक बार यह मेहता परिवार को पता चल गया ना तो वह 7 जन तक रोएंगे। थोड़ी देर बाद वह लोग एक लग्जरियस प्राइवेट मेंशन में पहुंचे, जो लाइट्स में जगमगा रहा था। उस मेंशन में 22 एंट्रेंस थे और अगर उसे आसमान से देखा जाए तो वह किसी बच्चे की सूरज की ड्राइंग लग सकता था। वहां पर हर एक गाड़ी अलग अलग एंट्रेंस से इंटर हुई और अलग अलग गराज में जाकर रुकी और पार्किंग करने के बाद सब लोग अपने अपने एलिवेटर से प्राइवेट रूम में पहुंचे। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी दूसरे गेस्ट को नहीं देख सकता था और प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी कोई उनसे नहीं मिल सकता था। यहाँ की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से ही यहाँ की एंट्री टिकट की डिमांड बहुत हाई थी। लेकिन श्रेया, जो देसाई परिवार की प्रिंसेस थी, उसके लिए टिकट कोई बड़ी बात नहीं थी और उसके अलावा वह और अनामिका यहाँ रेगुलर आते जाते थे। पार्किंग के बाद उन्होंने तीसरे फ्लोर की प्राइवेट रूम के लिए एलिवेटर लिया, जो पूरी तरह से ड्रिंक और स्नैक से भरा हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ नताशा ऐसी जगह पर पहले ही बार आई थी। अगर उसकी एक अच्छी दोस्त उसे गाइड नहीं कर रही होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर कैसे जाना है। यह एक गॉर्जियस प्राइवेट मेंशन था जो सचमुच एक अंडरग्राउंड ऑप्शन हाउस। नायरा, तुम ऐसी जगह के बारे में कैसे जानती हो? नताशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नायरा खन्ना को बताया था कि दोपहर में कि उसे नहीं पता कि उसे बीमार देवेंद्र जी को क्या गिफ्ट देना है। तो नायरा ने ही उसे यहाँ आने का सॉल्यूशन दिया। मैं यहाँ अपने भाई के साथ कई बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रेयर और प्रेशियस चीज मिलती है, बस तुम रुको और इंतजार करो कि देवेंद्र जी को पसंद का कुछ मिलता है या नहीं। अगर तुम्हें वैसे कुछ मिल गया तो उसे खरीदकर उन्हें दे देना, वह डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। नायरा भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे लगा कि देवेंद्र जी को नॉर्मल लग्जरियस चीज पसंद होगी, लेकिन उनके ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए यहाँ ऑक्शन से चीज खरीदना ज्यादा बेहतर होगा, जो मार्केट में नहीं अवेलेबल होती। हम और कोई क्यों नहीं दिख रहे? नताशा कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर सब प्राइवेट रूम है। इस हाल में टोटल 32 रूम से टोटल जो पूर्व सर्कल में है और स्टेज मिडिल में, लेकिन कोई भी स्टेज का होस्ट नहीं करेगा। ऑक्शन ऑटोमेटिक होगा। क्या तुम्हें पता है हर रूम में एक बड़ी ग्लास वॉल है, जिससे हम आसानी से ऑप्शन आइटम्स को देख सकते हैं। हम बाहर तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई हमें अंदर नहीं देख सकता। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर नताशा को थोड़ी जलन होने लगी। अगर उसके पांचों भाई उससे पहले यहाँ लेकर आए होते तो उसने इतना कुछ मिस नहीं किया होता। वहीं प्राइवेट रूम नंबर 1 में ऋषि देवांश के पीछे खड़ा था। उसने कहा, रिस्पेक्टफुली कहा, सर, हॉट ईजी हर्ब आखिरी में आएगा। देवांश जो सोफे पर बैठा हुआ था उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ। उसने सुना था कि हॉट एजी हबर हॉट डिजीज पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए वह यहाँ ऑक्शन में उसे खरीदने आया था और खरीदने के बाद वह मेडिकल एक्सपर्ट को और स्टडी के लिए दे सकता था। ऑक्शन स्टार्ट हो गया। ऑक्शन स्टार्ट होते ही स्टेज 2 हिस्सों में बट गया और ऑक्शन की पहली चीज ऊपर दिखाई थी और उसे बड़ी सी स्क्रीन पर उसे चीज की पूरी हिस्ट्री और उसकी वैल्यू दिखाई देने लगी। उसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर उसे आइटम के एवरी डिटेल, एवरी पार्ट को क्लियरली दिखाया जा रहा था। ये पहला आइटम हाथ रिवाइव रिपोर्टेडली था, जो हार्ट डिजीज पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे उन्हें काफी बेहतर महसूस होता था। अगर कोई इंसान ठीक है तो इसे पीने से उसकी हेल्थ काफी अच्छी रह सकती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे पी लेने से दर्द से तुरंत आराम मिल सकता है, और दूसरी मेडिसिन के साथ मिलने पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इसके सिस्टम एक्सप्लेनेशन के दौरान ही हॉट रिवाइव मेडिसिन स्क्रीन पर क्लोजली दिखाई देने लगी, ताकि सब लोग उसे क्लियरली देख पाए। अनु, क्या ये वह बचा हुआ पदार्थ नहीं है जो पिछली बार तुमने हॉट इसी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ, अनामिका ने बिल्कुल छुपाया और सच्चाई से जवाब दिया, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। भले ही सामने वाली दवाई हॉट इस मेडिसिन की तरह इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन उसे में अभी भी कुछ मेडिसिनल वैल्यू थी, इसलिए वह बर्बाद बिल्कुल नहीं होगी। प्राइस शुरू होगा 20,000 से। प्राइस देखकर श्रेया हैरान हो गई और बोली, सिर्फ बचे हुए छोटे से सामान के भी 20,000? हजार बोल के सामने 3 बटन थे जिन पर लेबल लगे थे 10,000, 50,000 और 1 लाख के। दूसरे शब्दों में सबसे मिनिमम बोली 10,000 रुपए के लगाई जा सकती थी। श्रेया सामने ऑक्शन में चल रही दवाई के बढ़ते हुए दाम को देख रही थी। काफी सारी बिल्डिंग के बाद उसे दवाई की कीमत ऑलरेडी 2 लाख तक पहुंच गई थी। नताशा, ये काफी अच्छा है, तुम इसे खरीद कर देवेंद्र जी के लिए शुभ बना सकती हो। यह उनकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा और वह समझ जाएंगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और उन्हें बहुत पसंद भी आएगा। नताशा भी ये खरीदना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग उसे खरीदने के लिए काफी ऊंची बोली लग रहे थे। उसने कई बार 10,000 वाले बटन को दबाया था, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया और 2 बार 1 लाख वाले बटन को दबा दिया। पूरा रूम और शांत पड़ गया। 2,50,000 की बोली पहली बार लगाई गई है। 25,000 2,50,000 3 सोल्ड। कंग्रेचुलेशन। बॉक्स नंबर 19, आपको ये हॉट रिवाइव की बोतल मिलती है। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दवाई में जो बचा हुआ मटेरियल था, उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो सकती है। उसने पूछा, अनु, क्या अगली बार वह बचा हुआ पदार्थ में ले सकती हूँ? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है। ही, तुम मदद कर सकती हो ना उसे इस्तेमाल करने में। वही नताशा फाइनली ऑक्शन जीत गई, तो उसने एक्साइटमेंट के मारे अपने बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लिया। अगले कुछ आइटम्स सब डेकोरेशन के लिए थे, जिसमें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह जल्दी घर चली गई सूप बनाने। जब तक मैन ऑक्शन स्टार्ट हुआ, तब तक 2 घंटे लेट हो चुकी थी। सर, हॉट ईजी मेडिसिन, ऋषि बोला।
स्टेज पर कुछ फ्रेश ग्रीन प्लांट स्टेज पर दिखाई दिए जो काफी महंगे थे। प्राइस शुरू होगी 100,000 रुपीज से। ऋषि जानता था कि उसके बॉस को ये चीज चाहिए, तो उसने सबसे पहले आगे बढ़कर 10 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतनी बड़ी अमाउंट एक ही बार में देखकर सारे लोग शॉक हो गए। 10 लाख रुपए डायरेक्ट शायद जीतना चाहता है, लेकिन दूसरे बॉक्स वाले इंसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिडिंग स्टार्ट हो गई। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। श्रेया ने आगे बढ़ती हुई बोली को देखा और पूछा, अनु हम कितना बिड कर सकते हैं? और 10 लाख हिट कर दो। श्रेया ने बिडिंग बटन लगाया तो 1 लाख की चीज 50 लाख तक पहुंच गई थी। रूम में शांति फैल गई। 10 लाख रुपए सिर्फ अच्छे हो हॉटेजी हाउस के लिए नहीं थे, सिर्फ एक के लिए थे, और 6 के लिए इसका मतलब 3 करोड़ होंगे। इसलिए किसी की और हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोली बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही श्रेया और अनामिका ने सोचा कि वह जीत गए बॉक्स नंबर 1 से, किसी ने फिर बोली आगे बढ़ा दी 60 लाख रुपए, जिससे रूम एक बार फिर शॉक हो गया। अनामिका और श्रेया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉक्स नंबर रूम 1 में बैठा इंसान इतनी आगे बोली बढ़ाएगी, लेकिन बॉक्स नंबर 3 में बैठी हुई अनामिका भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आगे बोली बढ़ाई -70 लाख, बॉक्स नंबर 1 -80 लाख, बॉक्स नंबर 3 गुस्से में -90 लाख, बॉक्स नंबर 1 करोड़। पूरा रूम शांत बढ़ गया। सब लोग बॉक्स नंबर 1 और 3 के बीच में हो रही लड़ाई को देख रहे थे, जिसमें बॉक्स नंबर 2 जो उन दोनों के बीच था उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वह उन दोनों बिग शॉट के बीच में सैंडविच बना रहा था। अनु हम और हाई बिड नहीं कर सकते ना? हम हॉटेजी हब से जो मेडिसिन बनाते हैं वह भले ही बहुत महंगी होती है, मगर उनकी कीमत 1 करोड़ तो नहीं होती है। बिड फिर से आगे बढ़ी तो श्रेया ने शॉक होकर बॉक्स नंबर 1 की तरफ देखते हुए कहा, उस बॉक्स में जो लोग बैठे हुए हैं वह कोई सिंपल नहीं है, हमें केयरफुल होना होगा। हॉटेजी हब से हम लक्ष्मी दादी की जान बचा सकते हैं। अनामिका बोली और उसने फिर से 10 लाख बोली आगे बढ़ा दी, मुझे आज किसी भी कीमत पर वह चाहिए। अनु बॉक्स नंबर 3 ने फिर 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। सब लोग हैरान हो गए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हॉटेज प्लानट के लिए कोई इतनी दाम लगाएगा। कौन है ये लोग सर? ऋषि ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बोली इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने पूछा, क्या हमें बोली आगे बढ़नी चाहिए? प्राइस ऑलरेडी मेडिसिन की वैल्यू से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ो। देवांश की आवाज अभी भी बहुत ही कूल और शांत थी, कैप मेंटेन करो। यस सर। ये सुनते ही ऋषि ने तुरंत 30 लाख की बोली बढ़ा दी। बॉक्स नंबर 1 ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए अनाउंस किया। जैसे ही ऑटोमेटिक वॉइस ने ये अनाउंस किया, श्रेया गुस्सा हो गई। ये रिडिक्यूलोस है। क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ प्लांट ही तो है। कौन है ये बेवकूफ जो इतनी ज्यादा कीमत लगा रहा है? क्या पैसे पेड़ पर होते हैं उनके लिए? 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक प्लांट के लिए, इसका मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपए 6 के लिए। यह ऐसा दाम था कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी बॉक्स नंबर 3 से अनामिका ने बिड आगे बढ़ाए 1 करोड़ 50 लाख। श्रेया ने अनामिका को देखा और हैरानी से बोली, अनु तुम आगे भी बोली लगाओगी? उन 6 प्लांट की कीमत अब 9 करोड़ हो चुकी थी। अगर उन्होंने हॉट स्पल्स को इससे बना लिया और बेचा तो उन्हें सिर्फ 6 करोड़ की मिलेंगे। उनका तो है 3 करोड़ का नुकसान होगा। वही बॉक्स नंबर 1 में बैठे हुए देवांश का फोन अचानक बजा। ये कैलाश अंकल थे जो हमेशा उसके दादू का ख्याल रखते थे। देवांश बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस नताशा सूप लेकर आई थी और जैसे ही सर ने वह पिया, अचानक उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कंडीशन बिगड़ती जा रही है, उनकी हार्ट बीट भी धीमी होती जा रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ये सुनकर रूम देवांश की आवाज ठंडी हो गई और उसने पूछा, क्या दिया था उसने दादू को पीने के लिए? उन्होंने कहा कि यह एक तरह का टॉनिक है, जिसे सूप में मिलने पर हार्ट की कंडीशन अच्छी हो जाती है। और आप वहां बैठकर यह सब होते हुए देखते रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सर बहुत खुश थे और मेरी बात सुनी नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने जिद करके वह सारी दवाई पी ली। देवांश खड़ा हुआ और बॉक्स से बाहर निकलने लगा। सर, क्या हम आगे बोली नहीं बढ़ाएंगे? ऋषि बोला, लेकिन अपने बॉस के आसपास का ऑरा महसूस करके उसने पूछा, क्या आपका दादाजी के साथ फिर से कुछ हुआ है? देवांश की आवाज बहुत कौल थी, उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई है नताशा के बने हुए सूप को पीने के बाद। मिस्टर नताशा ने सूप बनाना कब सीखा? और यह सब कब हुआ? वह कब उनसे मिलने चली गई? ऋषि ने देवांश को फॉलो करते हुए कहा, क्या हमें मिस अनामिका को फोन करके बताना चाहिए, अगर उन्हें एक बार देखने के लिए? ये सुनते ही देवांश के कदम रुक गए और अचानक उसे ब्राइट चमकती हुई आंखों वाली लड़की की याद आई। आखिरी बार मिस अनामिका ने ही बिग बॉस को वापस ठीक किया था।
सर आपको अभी मिस अनामिका को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्यों ना आप उसे कॉल कर ले। देवांश ने उसे एक नजर देखा और अपना फोन निकाला। वहीं रूम में अभी भी बिडिंग हो रही थी। टेंशन की मारे श्रेया ने अपने सांसें रुकी हुई थी और वह सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, आगे बोली मत बढ़ना, आगे बोली मत बढ़ाना। 1,50,00,000 दो। अनामिका की नजर ग्लास वॉल से बॉक्स नंबर 1 पर गई। वह लोग आगे बोली क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। 1,50,00,000 3 और सोल्ड। ये श्रेया ने एक्साइटमेंट में अनामिका को गले लगाते हुए कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बॉक्स नंबर 1 ने आगे बोली नहीं बढ़ाई। कंग्रेचुलेशन बॉक्स नंबर 3, आज आप लोगों ने 6 हाथ हिजी हॉप जीते हैं। अनु हम फाइनली जीत गए। श्रेया इतनी खुश थी कि वह खुशी के मारे उछल रही थी। ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकाल कर देखा तो कोई अननोन नंबर था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक गहरी और डिप आवाज आई, मैं बोल रहा हूँ देवांश सिंघानिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने दोस्त श्रेया के साथ ऑप्शन में पहुंचती है, वही देवांश भी उसी चीज को खरीदने के लिए वहां पहुंचता है। लेकिन अचानक देवेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाती है। अब आगे अनामिका ने अपना फोन अपने कान के पास लाया तो दूसरी तरफ से डिप और मैग्नेटिक आवाज सुनाई थी, मेरे दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई है, आपकी मदद की जरूरत है। अनामिका कंफ्यूज हो गई। देवेंद्र जी की हालत तो ठीक होनी चाहिए, फिर से गलत क्या हुआ। कहाँ हो तुम। इस वक्त देवांश के बाद बहुत ही लो और काफी कैप्टिव थी, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तो क्या आप सबरस के पास जो होली क्रॉस चर्च के पास मिल सकते हैं। होली क्रॉस चर्च इस मेंशन से ज्यादा दूरी पर नहीं था, अगर वह कुछ शर्ट कर इस्तेमाल करे तो अनामिका वहां जल्दी पहुंच सकती थी। देवेंद्र हैरान हो गया। एक पुरानी बिल्डिंग थी जो 80 में बनाई गई थी, अब वहां पर कोई भी प्रे नहीं करता था और वह लगभग खंडहर होने वाली थी। ये लड़की वहां क्या कर रही है। कॉल कट करने के बाद अनामिका श्रेया से बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझे होली क्रॉस चर्च ले चलो, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट। श्रेया जानती थी कि अनामिका को बहुत कम होते हैं, इसलिए उसने आगे न पूछते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामान बाद में भेज दूंगी। यहाँ पर बहुत सारे अभी भी काम थे, इसलिए अनामिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके। होली क्रॉस चर्च के एंट्रेंस पर देवांश से दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या अनामिका यहाँ पर फोटोशूट के लिए आई है। शायद हो सकता है वह इसलिए है, आजकल की लड़कियों को ऐसा पसंद होता है। पूरी तरह से शांत देवांश की नजर दूर पर बनी हुई थी। तभी दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया तो ऋषि जल्दी से बोला, वह मिस अनामिका है, मैं जानता था वह पक्का यहाँ फोटोशूट के लिए आई होगी। एक व्हाइट ड्रेस में पीछे डालते हुए सूरज के साथ अनामिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके फॉलोइंग ड्रेस और लहराते हुए बालों की वजह से वह एक परी लग रही थी जो डायरेक्ट पेंटिंग से निकली हो। एक पल के लिए ऋषि की भी आंखें उस पर जम गई। अनामिका के वहां पहुंचते ही उसने कोटेसी के तौर पर दरवाजा खोलते हुए कहा, मिस अनामिका प्लीज अंदर बैठें। मिश्का ने बैक सीट पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखा और उसके बगल में बैठते हुए बोली, देवेंद्र जी कैसे हैं। देवांश अभी भी अनामिका की प्रेजेंट से मेमोरीज था और उसने जवाब दिया, कोई उनके लिए कोई सूप लेकर आया था जो उन्होंने पी लिया और वह अभी सर्जरी में है। क्या वह सूप किसी जान पहचान वाले ने पिलाया था। हाँ। अनामिका को कल देवेंद्र जी की हालत याद आ गई। अगर उन्होंने कोई सूप भी पिया था तो उनकी हालत इतनी नहीं बिगड़ने चाहिए थी, पक्का उस सूप में कुछ गड़बड़ होगी। मिस अनामिका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं। आप कितनी साल की हैं। ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए पूछा, आप अभी भी हाई स्कूल में होगी है ना। वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची दिखती थी। मैं 18 साल की हूँ। अनामिका की टोन बिल्कुल कैजुअल थी, मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं, बस उनका इंतजार है। 18। वह कितनी यंग है। ऋषि बोला, आप सिर्फ 18 साल की है और आप अभी से इतनी बड़ी डॉक्टर है, क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है। नहीं। तो आप। ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उसे पहले ही अचानक गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ा गई जिससे अनामिका का बैलेंस बिगड़ गया और वह देवांश की तरफ गिर गई। देवांश ने उसे पकड़ लिया। अनामिका ने आज स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी और देवांश के हाथ उसके कंधे पर लगता ही अनामिका का चेहरा शर्म की वजह से थोड़ा लाल हो गया। ये पहली बार देवांश के लिए भी था जब वह किसी लड़की के इतने करीब हो, इसलिए उसका चेहरा भी थोड़ा सा अजीब हो गया। उसे अनामिका के आसपास एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस आई। आई एम सॉरी सर, मिस अनामिका मैं। ऋषि एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही गाड़ी फिर से 2-3 बार उछली। वह अनामिका से बात करने में इतना बिजी हो गया कि उसने सड़क के गड्ढों और बम्पर्स को नोटिस ही नहीं किया, इसलिए गाड़ी इतनी तेज तेज उछल रही थी।
वही देवांश ने ही प्रोटेक्टिव तरीके से अनामिका को पकड़ते हुए उसे वार्निंग दी, अपनी आंखें रोड पर रखो। अनामिका ने अपनी आंखें उठाई तो उसे देवांश का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने अंदर कुछ अजीब से महसूस हुआ। थोड़ी देर में ही गाड़ी स्मूथली सड़कों पर चलने लगी तो देवांश ने फाइनली से छोड़ा और बोला, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अनामिका बोली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। जब पिछली बार देवांश अनामिका से मिला था तो तू काफी इंडिफरेंट और एरोगेट नेचर से मिली थी, लेकिन इस वक्त वह एक क्यूट लिटिल लड़की लग रही थी, जो देवांश को अच्छा लग रहा था। ऋषि को लगा कि उसके बॉस पक्का बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वह नहीं हुए। ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए बेडशीट का कुछ अजीब सा एटमॉस्फेयर नोटिस किया और अचानक से कुछ रियलाइज हुआ। ड्राइविंग पर फोकस करो। देवांश ने ऋषि की नजर महसूस कर ली और उसने सख्त आवाज में कहा। पास्ट में कोई भी लड़की जो देवांश के करीब जाने की कोशिश करती, उसे हमेशा देवांश इतनी कोल्डली घूरता कि वह अपने आप उससे दूर हो जाती, वरना अब तक तो उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया होता। लेकिन अभी देवांश ने उस लड़की को बाहर नहीं भगाया, बल्कि गाड़ी के हिले ढूंढने की वजह से उसे प्रोटेक्ट भी करता रहा। ऋषि जल्दी से बोला, सर बिग बॉस की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। देवांश कंफ्यूज हो गया। आज मैं और सर बिग बॉस को मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वह उसे इंसान से पर्सनली मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाए और उन्हें थैंक यू करना चाहते हैं। मिस अनामिका, शायद आपको नहीं पता मगर बहुत बहुत जिद्दी है। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वापस मिलेंगी तो वह जरूर आपको ढूंढ लेंगे। इतना कहकर ऋषि ने देवांश की तरफ देखकर बोला, सर मुझे डर है कि बिग बॉस मिस अनामिका की लाइफ डिस्टर्ब कर सकेंगे। क्या हम मिस अनामिका को उनसे मिलने का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें वह जाकर उन्हें दवाइयां के बारे में अच्छे से समझा दे और उन्हें दवाइयां न लेने के खतरे के बारे में भी बता दे। मिस अनामिका डॉक्टर है तो बिग बॉस पक्का उनकी बात सुनेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं मिस अनामिका? देवांश ने अनामिका से पूछा। ओके, अनामिका ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह लोगों उसे ढूंढना है तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें होश आ गया तो मैं डायरेक्ट उनसे जाकर मिलूंगी, अगर वह भी बेहोश हो तो किसी और दिन जाकर मिल लेंगे। ऑल राइट, देवांश की नज़र उसके चेहरे पर थी और फिर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम टाइम शेड्यूल करने वाले हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूँ? सर, जब ऋषि ने अपने बॉस को पहली बार किसी लड़की का नंबर व्हाट्सएप पर ऐड करते हुए देखा तो वह अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आऊंगा आपको पिक करने के लिए, देवांश ने काफी जेंटल टोन में कहा। ओके। वही सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के एंट्रेंस पर कैलाश अंकल काफी बेचैन थे और बार बार ऑपरेशन रूम की तरफ देखे जा रहे थे। देवेंद्र जी को अंदर ले जाएगा हुए 1 घंटा हो गया था और लाइट अभी भी चल रही थी। ठीक उसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुला और देवांश और अनामिका एक साथ बाहर आए। उन दोनों के ही पास आउटस्टैंडिंग लुक और वेल मेंटेन फिगर था, जिससे वह परफेक्ट मैच लग रहे थे। देवांश बाबा, कैलाश जी ने देवांश के बगल में उस यंग लड़कियों का नोटिस किया, जिसे वह थोड़े हैरान हो गए, मगर उन्होंने उसे बारे में कुछ नहीं पूछा और बोले, सर को अंदर ले गए हुए 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कैलाश जी बहुत निराश थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश उन्होंने देवेंद्र जी को सूप नहीं पीने दिया होता। जो सूप था वह यहाँ लेकर आइए, मिस कपूर देखेंगी। ओके। हैरान कैलाश अंकल वह सूप लेकर आए। अनामिका ने चम्मच की मदद से सूप में पने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि यह एक हॉट नरिशमेंट सूप है, लेकिन यह सूप उसके जैसे टेस्ट नहीं कर रहा है। जब अनामिका ने उसे खुशबू केयर